सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 जो कि है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखो, बिजनेस को चलने के लिए ना थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है, पर जो बिजनेस का मालिक है उसके पास एक लिमिटेड पैसा होता है। तो वो बिजनेस और कहां से पैसे ले सकता है वो सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब बिजनेस अगर बाहर से पैसा लेता है तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब, फिर देखेंगे कि वो कैसा पैसा ले सकता है और उस पैसे को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस कहां कहां से पैसा उठा सकता है। अब देखते हैं बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस नीड मनी टू मैनेज इट्स एक्टिविटी। बिजनेस को अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, अपनी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए होता है। बट ओनर हैज लिमिटेड कैपिटल। जो ओनर है उसके पास लिमिटेड पैसा होता है। सो बिजनेस बोरो दोज फंड फ्रॉम आउटसाइड। बिजनेस वो वाले जो फंड है जो उसको पैसा चाहिए वो किसी और से ले लेता है, सिंपल। इसके बाद आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेस दो टाइप के पैसे ले सकता है, एक फिक्स्ड एक वर्किंग। मतलब कि जो फिक्स्ड होगा वो तो प्लांट मशीनरी, फिक्स्ड कैपिटल को खरीदने में हम लगाएंगे, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होगा वो उसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। जैसे हमें किसी वेजेस देने हैं तो हमने यूज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है तो हमने यूज कर लिए, छोटी मोटी स्टेशनरी खरीदना है दो हमने यूज कर लिए। पर जो फिक्स्ड है वो बड़ी चीज में, फिक्स्ड एसेट में ही यूज होगा। इसके बाद देखते हैं क्लासिफाई हम कैसे कर सकते हैं पैसे को। पैसा ऐसा है वैसा है, पैसा 1 है 2 है, कैसा पैसा है देखते हैं। तो देखो, पैसे को हम पीरियड के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब पैसा ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आया है या शॉर्ट टर्म के लिए आया है। उसके बाद हम ओनरशिप के बेस पे भी पैसे को डिसाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ओनर ने पैसा दिया है या फिर कहीं और से पैसा आया है। उसके बाद जनरेशन के बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब अंदर ही पैसा बना है, मतलब कि जनरेशन मतलब पैसा कहां बना है, कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर, इंटरनल या फिर आउटसाइड। तो अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब बिजनेस को जो अपने लिए पैसा चाहिए वो बिजनेस कहां कहां से ला सकता है। सबसे पहला सोर्स होता है रिटेन्ड अर्निंग। मतलब बिजनेस ने जो पैसा कमाया वो उसका बिजनेस क्या करता है, बिजनेस उसे शेयर होल्डर्स में बांट देता है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा पैसा अगर बिजनेस खुद रख ले अपने लिए तो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बिजनेस ने नहीं बांटा। तो इसके मेरिट क्या होते हैं? देखो, ये परमानेंट होता है, ये हमेशा के लिए होता है, इसे किसी को देने की वो नहीं होता। अगर आपने लोन लिया तो आपको देना पड़ेगा ना वापस, इसे नहीं दोगे आप। इसके बाद आता है नो इंटरेस्ट डिविडेंड। इसके ऊपर भी आपको कुछ नहीं देना पड़ता। लोन आप लोगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप शेयर इशू करोगे तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं देना। इसके बाद फ्रीडम। इसके लिए आपको फ्रीडम होती है। सपोज आपने शेयर इशू करे कि हम इस वाले पेन को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने देखा कि मार्केट के अंदर इस पेन की तो डिमांड ही खत्म हो गई। अब क्या होगा, उन शेयर को जो हमने इशू कर रहा, पैसे हमने ले लिए, अब इसकी तो डिमांड ही खत्म है। अब हम रेड पेन नहीं, अब हम ब्लैक पेन बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन शेयर होल्डर कहेंगे अबे क्या है ये, हमारा पैसा आपने ले लिया और ये क्या कर रहे हो, अब तो रेड ही बनाओ। तो इसके लिए लेकिन आपको फ्रीडम होगी, आपका पैसा है, आप भाई कुछ भी करो, रेड बनाओ, ब्लू बनाओ या ग्रीन बना दो। इसके बाद इक्विटी शेयर प्राइस। मतलब अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाते चले जाओगे तो जो आपके शेयर का प्राइस है वो भी तो बढ़ता चला जाएगा ना मार्केट के अंदर, तो आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? लो डिविडेंड। अगर आप शेयर होल्डर्स को पैसा ना देकर अपने पास रख लोगे तो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड आप दोगे, थोड़ा बहुत पैसा जो आप दोगे वो बहुत ज्यादा थोड़ा ना रह जाए, ये इसके में एक दिक्कत आ सकती है। उसके बाद अनसर्टेनिटी। मतलब कि प्रॉफिट कभी आपको होगा कभी नहीं होगा, पर लोन तो आप कभी भी ले सकते हो ना, तो ये अनसर्टेन होता है। नॉट यूज प्रॉपर्ली। कभी कभी ये प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाता। मतलब शेयर होल्डर कहता है भाई नहीं, हमारे पैसे हमें दो, आप अपना देख लो, तो ये प्रॉपर्ली आप यूज भी नहीं कर सकते कभी कभी। इसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट। सपोज जहां से आप गुड्स या सर्विस खरीदते हो अपने रॉ मटेरियल के लिए, वहां पर आप कह सकते हो भाई मुझे उधारी पे दे दे, उसको हम बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। बाय गुड्स या सर्विस ऑन क्रेडिट। अब पैसा ना जाना भी तो पैसे का आना ही हुआ, पैसा ना जाना भी तो पैसे का आना ही हुआ, तो इसको भी हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसके मेरिट में आता है सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस। मतलब आप एक पैसा चुका दो, पहले आप उधार खरीदो, उसका पैसा दे दो, दोबारा उधार खरीदो, फिर पैसे दे दो, फिर उधार, फिर पैसे, फिर उधार, फिर पैसे, ये हमेशा चलता रहेगा। उसके बाद
रेडी मतलब ये हमेशा रेडी होता है, आप सामान मंगा लो हो गया फाइनेंस, आप सामान मंगा लो हो गया फाइनेंस। पर लोन आप लेने जाओगे आपको कितना कुछ दिखाना पड़ेगा, अपनी कंपनी के पैसे वो दिखाने पड़ेंगे, आपको एसेट देनी पड़ेगी है कि हाँ भाई ये एसेट आप रख लो हमें लोन दे दो वगैरह वगैरह। लेकिन क्रेडिट तुरंत ही आपको मिल जाता है। इसके बाद प्रमोट सेल, सेल भी प्रमोट करता है। अब दूसरा आदमी हमें क्रेडिट क्यों देगा, सपोज हम उससे उधार पे पैसे मांग रहे हैं तो उसकी तो सेल हो रही है ना, उसके लिए तो अच्छा ही हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज स्टॉक, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारी डिमांड आ गई मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम उधार पे माल खरीद लेंगे, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। नो चार्ज ऑन एसेट, अब देखो इसके अंदर ना अगर आप लोन लेने जाते हो आप बैंक से क्या कहते हो, ये वाला मेरा एसेट रख लो मुझे इसके ऊपर लोन दे दो, लेकिन क्रेडिट के ऊपर आपको कोई एसेट देनी पड़ती है नहीं। आप क्या करते हो, बस मुझे उधार पे पैसे माल ले दे मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा, आपको एसेट देनी पड़ी कोई नहीं देनी पड़ी। तो इसके अंदर आपको नो चार्ज, एसेट के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करवाना पड़ता, उनको नहीं देनी पड़ती। अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। इंक्रीज लाइबिलिटी, आपकी जो लाइबिलिटी साइड है उसमें क्रेडिटर के नाम पे इंक्रीज हो जाएगा ना, कोई भी देखेगा कि अबे क्रेडिटर से कितना उधार ले रखा है तो इंक्रीज हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी। उसके बाद लिमिटेड फंड, फंड लिमिटेड होगा, एक इंसान कब तक आपको उधार दे देगा, थोड़ा ही दे पाएगा ना, एक लिमिट तक दे पाएगा तो लिमिटेड होगा फंड। और उसके बाद कॉस्टली, कभी कभी कॉस्टली पड़ेगा, वो आदमी कहेगा कि हाँ भाई मैं उधार दे रहा हूं पर मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, 1-2% का नहीं 10% का इंटरेस्ट चाहिए, तो फिर ये आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, आपकी तो मजबूरी है आपको खरीदना पड़ेगा। इसके बाद आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होती है, कुछ सर्विसेज होती है, जैसे आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, जिसके पास बिल होता है वो कभी कभी बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करवा लेता है, उस बिल के पैसे ले लेता है, थोड़ा सा डिस्काउंट चार्ज बैंक को दे देता है, तो उस टाइप की सर्विसेज को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, लाइक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सेट्रा। इसके बाद देखते हैं इसके मेरिट क्या होते हैं। ये चीपर, सस्ती पड़ती है ये। कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब आपके पास कैश आ जाता है बहुत जल्दी, जैसे आपने आज डिस्काउंट कराया 5 मिनट बाद आपको पैसे मिल गए। उसके बाद नो चार्ज, इसके अंदर भी आपको चार्ज क्रिएट नहीं करवाना पड़ता, जैसे यहां पर एसेट पे आपको चार्ज क्रिएट नहीं करवाना पड़ा, ऐसे ही यहां पर भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं करवाना पड़ता। इसके बाद देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। अमाउंट स्मॉल, भाई बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का होता है, बहुत ही कम पैसों का होता है, तो बहुत कम अमाउंट होता है इसके अंदर। हाई इंटरेस्ट, जो भी इंसान का बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका हाई इंटरेस्ट रहेगा अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में। इसके बाद थर्ड पार्टी, कभी कभी थर्ड पार्टी ना कंफर्टेबल नहीं होती, सपोज मैंने किसी के ऊपर बिल रखा मेरे पास है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं तो इसे बैंक से डिस्काउंट करा रहा हूं, वो इंसान कह रहा मत करवाओ यार मेरी तो सारी रेपुटेशन गिर जाएगी अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक वाले सोचेंगे ये कैसा आदमी है, इसको बिल लिखने की नौबत आ गई, इसके घर में पैसे नहीं है। तो थर्ड पार्टी कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होती। अभी हमने 3 सोर्सेस पढ़ लिए, अब हम चलते हैं अपने 4th सोर्स के पास जो कि है लीज फाइनेंस। लीज फाइनेंस क्या होता है, हम कभी कभी ना इंस्टॉलमेंट पे कुछ चीज खरीद लेते हैं, जैसे मैंने एक मोबाइल खरीद लिया जो कि 20,000 का था, मैं उनको बोल के आ गया कि 20,000 में तुम थोड़े से पैसे अपने इंटरेस्ट के लगा लो और 6 महीने में मैं इक्वल पेमेंट करूंगा और आपको आपके पैसे दे दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल खरीदा इंस्टॉलमेंट पे, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट। अब देखते हैं इसके मेरिट क्या होते हैं। लो इन्वेस्टमेंट, मेरे को उन्हें कुछ पैसे देने पड़े खरीदते हुए, नहीं देने पड़े, तो इसके अंदर क्या होती है, इन्वेस्टमेंट लो होती है। सिंपल डॉक्यूमेंट, बहुत ज्यादा सिंपल डॉक्यूमेंट वो मुझसे मांगते हैं, बैंक मांगेंगे, बैंक की पासबुक मांगेंगे बस। उसके बाद प्रॉफिट नोट डिक्रीज, अब क्या होगा, सपोज कोई साल था जिसके अंदर मैंने एक मशीन खरीद ली, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया कम, लेकिन मैंने इंस्टॉलमेंट पे वो मशीन खरीदी तो मैंने पैसे दिए नहीं दिए, बस एक आधी इंस्टॉलमेंट दी होगी, तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ नहीं, बहुत थोड़ा डिक्रीज हुआ। इसका मतलब इसके अंदर मेरा प्रॉफिट डिक्रीज नहीं होगा। नो लाइबिलिटी इंक्रीज, अब मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। भाई अगर मेरे को इंस्टॉलमेंट देनी है अगले साल तो वो अगले साल की लाइबिलिटी है ना, इस साल की तो नहीं है, इसका मतलब मेरे जो बैलेंस शीट है उसमें लाइबिलिटी इंक्रीज हुई नहीं, वो तो अगले साल होगी, अगले साल की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, इस साल की नहीं हुई। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। रेस्ट्रिक्शंस, कभी कभी हमारी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है कि भाई तुम मुझसे ये मशीन खरीद तो रहे हो इंस्टॉलमेंट पे, पर इस मशीन को ना ऐसे यूज मत करना, ऐसे यूज करना, तो कभी कभी जो सेलर होता है वो हमारी रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। उसके बाद नोट रिन्यू, सपोज मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो कभी भी मेरी रिन्यू नहीं होगी, वो ये नहीं बोलेगा अगले महीने दे देना, वो मेरे से लेगा मेरी मशीन और ले जाएगा। इसके बाद नोट ओन्ड अंटिल पेड, अब मैंने मशीन खरीद ली इंस्टॉलमेंट पे तो क्या मैं उसका मालिक बन गया, नहीं, जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता मैं उसका मालिक नहीं बनूंगा, इसका मतलब वो मेरी ओन्ड नहीं होगी। पोजेस्ट इन डिफॉल्ट, सपोज मैंने डिफॉल्ट कर दिया इंस्टॉलमेंट में तो बंदा मेरी मशीन ले गया, ठीक है, अब मैं उसे पैसे नहीं दे पाया तो क्या होगा, मैंने जो पहले पैसे दिए थे ना वो भी मेरे मर जाएंगे,
तो यार उसका तो फायदा हो गया, बिल्कुल फायदा हो गया उसका। तो क्या होगा, वो रीपोजेस कर लेगा मेरे से, मशीन वगैरह जो भी मैंने लिया था वो वापस ले लेगा अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो। इसके बाद पढ़ते हैं अपने फिफ्थ सोर्स की तरफ, जो कि है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से पैसा लेना। अब पब्लिक से पैसा कब लेते हैं हम, उनको जब शेयर इशू करते हैं तब ना। लेकिन कभी कभी अलग टाइप का सिनेरियो होता है जब हम पब्लिक से पैसे लेते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। सपोज ये एक बैंक है, इसको ये पब्लिक है, ये पब्लिक अपना पैसा देती है और ये बैंक ना 6% का रिटर्न देता है, ठीक है। उसके बाद ये पैसा देता है एक और कंपनी को, और कंपनी से लेता है 12% का रिटर्न। बैंक कमा रहा है। कंपनी ने क्या सोचा कि मैं जो हूं ना डायरेक्टली पब्लिक से ही पैसा ले लेती हूं, और इनको जो इंटरेस्ट दूंगी ना मैं 9% का दूंगी। अब 3% तो यहां बच गया कंपनी के लिए, और इन्हें 3% ज्यादा मिल गया। तो कभी कभी पब्लिक डायरेक्टली कंपनी को पैसा दे देती है, और इसमें क्या होता है, दोनों का फायदा हो जाता है। तो फ्रॉम पब्लिक, पर जो कि शेयर नहीं होते। शेयर हम इशू करेंगे वो अलग चीज है, ये शेयर इशू नहीं होते। इसके मेरिट देखते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक से हम कितना भी पैसा ले सकते हैं, कोई हमसे रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं है। लो कॉस्ट, पब्लिक से पैसे लेने में पैसे लगेंगे नहीं। अगर हम शेयर इशू करेंगे कितनी सारी फॉर्मेलिटीज हमको करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा चीज, लेकिन पब्लिक से पैसे उठाने हैं, ऐसे ही उठा लो। नो कॉस्ट, हमारी कॉस्ट भी नहीं लगती, और लगती भी है तो बहुत कम लगती है। नो वोटिंग राइट। अब शेयर में क्या होता है ना, अगर हम शेयर इशू करते हैं तो हम कंपनी के अंदर जो भी करने वाले हैं वो शेयर होल्डर्स की हम सुन के करेंगे, लेकिन इसमें हम पब्लिक की सुनेंगे नहीं। पब्लिक बोलेगी ऐसा मत करो, कंपनी के अंदर ऐसा करो, हम बोलेंगे निकल यहां से, हमने तुझसे पैसे लिए हैं, तू मालिक नहीं है। पर शेयर होल्डर को हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं, शेयर होल्डर जो भी बोलेगा हमको सुनना पड़ेगा। तो इसमें नो वोटिंग राइट मिलता है, मतलब कि पब्लिक को कोई भी चीज में टांग अड़ाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद न्यू कंपनी, एक कंपनी आज ही खुली, वो पब्लिक के पास चली गई, मेरे को पैसा दे दो। पब्लिक कही क्या भाई, हम तो तुझे जानते भी नहीं है, कल को तू भाग गई फिर, तो न्यू कंपनी को पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है। अनसर्टेनिटी, पब्लिक कभी भी मना कर सकती है। मान लो किसी कंपनी के थोड़े से दिन खराब हो गए, पब्लिक के पास गई, पब्लिक तुमने पिछली बार भी पैसा दिया था, इस बार भी दे दो। पब्लिक कहेगी निकल यहां से, तेरी जिंदगी खत्म है वैसे भी। उसके बाद लिमिटेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होगा ना वो लिमिटेड होगा। कभी कभी पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक कहती है हम पैसे तो दे रहे हैं लेकिन रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं आप पे कि ये वाला पैसा आप विदेश नहीं ले जा सकते। पब्लिक का रॉ मटेरियल आता है विदेश से, कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो तो आएगा विदेश से, लेकिन पब्लिक ने कह दिया ये वाला पैसा तुम विदेश नहीं ले जा सकते, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। जो इंटरेस्ट होता है पैसे का हमारा लिमिटेड हो जाता है। इसके बाद आता है सिक्स्थ सोर्स, जो कि है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स। मतलब अगर मेरे को किसी को पैसे देने हैं तो मैं उससे बोलता हूं भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 3 महीने बाद ले लियो, 3 महीने तक तू मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज रख ले, तू बना दे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा, 3 महीने बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। सेम होता है प्रोमिसरी नोट के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर्स। इसके मेरिट देखते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन, 1 लाख का बनाओ, 2 का, 3 का, 10 का, 1000 का, कितने भी लाख का बनाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फ्रीली ट्रांसफरेबल, सपोज ए ने दिया बी को, बी किसको दे सकता है, सी को, सी किसे दे सकता है, डी को, डी किसे सकता है, दोबारा ए को दे सकता है, ए फिर किसे दे सकता है, इसे, इसे, ऐसे ही घूमता रहेगा, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मोर फंड, सपोज मैं ए पे भी बना सकता हूं, बी पे भी, डी पे भी, सी पे भी, कितने भी लोगों पे मैं बना सकता हूं, फंड लेता चला जाऊंगा। न्यू कंपनी, अब इसके जो आती है लिमिटेशन वो है न्यू कंपनी। जो नई कंपनी है ना उस पर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना पाते कई बार। सपोज मैंने किसी नई कंपनी को अपना रॉ मटेरियल बेच दिया, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है मैंने अपना सामान बेच दिया, अब वो कंपनी कह रही है बिल ऑफ एक्सचेंज ले ले, मैं कहूंगा नहीं भाई मुझे पैसे दे, तेरा क्या भरोसा, तेरी कंपनी कल को डूब गई फिर, तो नई कंपनी के साथ कभी कभी दिक्कत आ जाती है। उसके बाद लिमिटेड कंपनी, ये ना सिर्फ लिमिटेड कंपनी को फीचर मिलता है, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th सोर्स की तरफ फाइनेंस के, जो कि है इशू ऑफ शेयर। हम सबको पता है इशू ऑफ शेयर क्या होता है, पब्लिक को अपनी कंपनी का थोड़ा शेयर दे दो और पब्लिक से पैसा ले लो, उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर 2 टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखो, इक्विटी शेयर होता है इशू पार्ट ऑफ कंपनी टू पब्लिक अगेंस्ट मनी, थोड़ा सा पैसा ले लो और उनको अपनी कंपनी का शेयर दे दो, उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक विद फिक्स्ड रिटर्न। अब जो हम
इक्विटी शेयर को बोलते हैं ना, वही प्रेफरेंस को बोलते हैं। उनको थोड़ा सा, उनसे थोड़ा सा पैसा ले लो, उनको अपनी कंपनी का शेयर दे दो। लेकिन इसके अंदर जो हम पब्लिक को रिटर्न देंगे वो फिक्स्ड नहीं होगा, लेकिन प्रेफरेंस के अंदर जो हम पब्लिक को रिटर्न देंगे, डिविडेंड देंगे, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो इक्विटी शेयर के अंदर रिटर्न फिक्स्ड नहीं होगा, डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमेशा डिविडेंड फिक्स्ड होगा। अब देखते हैं इनके मेरिट और डीमेरिट्स क्या क्या है। हाई रिटर्न, कभी कभी क्या होता है, कंपनी को ना बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है और उससे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है। तो अब जब पब्लिक शेयर जिससे लिए हैं उसको शेयर के पैसे दिए जाएंगे तो उसको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। उसने हमें ज्यादा पैसे दिए तो हम भी उसे ज्यादा पैसे देंगे। इसका मतलब हाई रिटर्न हम दे देते हैं। उसके बाद नो बर्डन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड दो मत दो कोई जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस में हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें दो मत दो कोई दिक्कत नहीं है। नॉट वांटेड टू रिटर्न, मतलब जो इक्विटी शेयर है ना, एक बार हमने पब्लिक से ले लिए, हमें कभी भी उसे वापस नहीं करना। बहुत अजीब सी चीज है पर यह सही चीज है। अगर हमने इक्विटी शेयर ले लिए तो पब्लिक को कभी भी हम उसे वापस नहीं करेंगे। उसके बाद नो चार्ज, अब हम लोन लेने गए, लोन के लिए हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, एसेट देना पड़ेगा। एसेट दे के हम क्या करेंगे, फिर वो हमें उसके ऊपर लोन देंगे। इक्विटी शेयर हमने इशू किया, हमने कोई एसेट दी पब्लिक को कि अगर हम आपके पैसे ना दे तो आप ये वाली एसेट बेच देना, नहीं दी ना, तो कोई भी चार्ज हमें क्रिएट नहीं करवाना पड़ता। किसके ऊपर, एसेट के ऊपर। अब इसके देखते हैं लिमिटेशन, फ्लक्चुएशन, जो शेयर का प्राइस है वो रोज बढ़ता है रोज घटता है। मोर कॉस्ट, जो हमारे शेयर है ना इशू कराने इतने इजी नहीं होते। नई कंपनी कोई भी आई उसको अगर इशू कराने है, अगर पुरानी कंपनी को भी करानी है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, दुनिया भर की परमिशन लेनी पड़ती है, दुनिया भर के लोग असाइन करने पड़ते हैं, तब जाके वो वाले शेयर इशू होते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है उसमें। वोटिंग राइट, अब हमने शेयर तो इशू कर दिए, पर ये जो पब्लिक है ना, ये हर चीज में टांग अड़ाएगी। ये जो शेयर होल्डर है हर चीज में टांग अड़ाएंगे। इनकी सुने बगैर हम कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। उनको हमें क्या देना पड़ेगा, वोटिंग राइट देना पड़ेगा। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर, फिक्स्ड रेट देना पड़ेगा। अब हमने मान लो 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, हम इन्हें फिक्स्ड रेट देना है 100 करोड़। हमने कितना कमाया, 1000 करोड़, हम इन्हें क्या दे देंगे, फिक्स्ड रेट दे देंगे, बाकी हमारा। पर डिविडेंड पे क्या होता, अगर हमें इस वाले को देने पड़ते, अगर हमें इक्विटी शेयर को देने पड़ते तो 1000 के 1000 देने पड़ते, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसका फिक्स्ड रेट दे देंगे। इसमें लो रेट, जो फिक्स्ड है वो लो भी हो सकता है। इसके बाद नो कंट्रोल ऑन कंपनी, इसमें तो हमने उन्हें वोटिंग राइट दे दिया था, इसमें हम वोटिंग राइट नहीं देंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे। नो चार्ज, ना इसमें चार्ज क्रिएट करवाना पड़ा एसेट में, ना इसमें करवाना पड़ेगा। इसके बाद फिक्स्ड रेट, लिमिटेशन है ये वाला फिक्स्ड रेट जो है ये है मेरिट, ये है लिमिटेशन। कैसे, देखो हमें 100 करोड़ देने थे, हमने प्रॉफिट कमाया सिर्फ 10 करोड़। अब हमें मतलब नहीं है प्रॉफिट की कितना कमाया, 100 देने हैं तो देने हैं। तो जो फिक्स्ड रेट है वो कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद होगा, कभी कभी हमारे लिए नुकसान होगा। उसके बाद रीपे, इन्हें क्या करना था, इन्हें हमें कभी भी रीपे नहीं करना था, लेकिन इनको हमें कभी कभी क्या हमेशा ही रीपे करना पड़ेगा। जब हम चाहें जब कर सकते हैं, लेकिन रीपे जरूर करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 8th फाइनेंस के सोर्स की तरफ, जो कि है डिबेंचर। अब देखो हम लोन किससे लेते हैं, बैंक से, पर अगर हम पब्लिक से लोन ले ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिबेंचर, लोन फ्रॉम पब्लिक। पर डिबेंचर जो होगा ना उसका फिक्स्ड रेट होगा, मतलब अगर हमें 1000 रुपए चाहिए, हमें 100 डिबेंचर इशू करने हैं, तो हर डिबेंचर कितने रुपए का होगा, 10 रुपए का। तो फिक्स्ड रेट पे अगर हम पब्लिक से लोन उठा ले तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। अब पढ़ते हैं इसके मेरिट की तरफ। नो रिस्क, कभी कभी क्या होता है बैंक ना रेस्ट्रिक्शन डाल देता है, 1 साल बाद मेरा पैसा पे कर देना मेरे को, लेकिन डिबेंचर के ऊपर पब्लिक रेस्ट्रिक्शन डालती है, नहीं डालती, तो इसमें रिस्क नहीं होता। नो टेकन प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कुछ नहीं लेगा, इनका एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, जैसे 1 रुपीज पर डिबेंचर। हमने यहाँ कितने इशू किए, 100, यानी कि 100 रुपीज देने पड़ेंगे हमें हर साल, चाहे हमारा प्रॉफिट हो 100 करोड़, चाहे हमारा लॉस हो 100 करोड़। इसके बाद नो वोटिंग राइट, ये टांग नहीं अड़ाएंगे, जैसे हमें काम करना है करने देंगे। लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट में मिल जाते हैं, जैसे बैंक अगर हमें 12% इंटरेस्ट पे देता है तो ये 9 पे दे देते हैं, 6 पे भी दे देते हैं। अब बढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस की तरफ। बर्डन, एक बर्डन सा रहता है कि यार इनके भी पैसे देने हैं, इनका भी रिटर्न दे रहा है, इनका भी इंटरेस्ट देना है। प्रोविजन टू रीपे, अब देखो हमारे पास लीगली कंडीशन आती है, सपोज ईयर 2021 एंड 22 में मेरे जो डिबेंचर है ना, मेरे को वो पेमेंट करनी है उनकी 100 रुपीज के डिबेंचर की,
तो मेरे पास एक रेस्ट्रिक्शन आती है कि मेरे को उसका 10% प्रोविजन बनाकर रखना पड़ेगा, प्रोविजन बनाकर रखना पड़ेगा अपने अकाउंट के अंदर इन डिबेंचर का 10%, कभी कभी 15% भी होती है। इसके बाद आता है लिमिटेशंस रिटर्न। रिटर्न हमें देना ही पड़ेगा चाहे हमें लॉस हो या कुछ भी हो। इसके बाद देखते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सबसे आसान है, हम इनसे कौन सा चीज लेते हैं, लोन लेते हैं। ये हमारा 9th सोर्स। ऑन टाइम, भाई देखो पब्लिक से हमें मांगना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, वो पैसे देंगे, लेकिन बैंक ना हमें कभी भी दे देता है ऑन टाइम, जब हमें जरूरत होगी जब दे देगा। इसके बाद सीक्रेसी, हमने पब्लिक से लिया, सबको पता चल गया, लेकिन हमने बैंक से लिया, किसी को पता चला कि भाई कंपनी कितने ज्यादा घाटे में जा रही है या उसे लोन की जरूरत क्यों पड़ रही है, लेकिन अगर हम पब्लिक से लेंगे तो पता चलेगा, तो इसके अंदर सीक्रेसी रहती है। नो फॉर्मेलिटीज, बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती है। सपोज एक कंपनी बार बार एक बैंक से लोन लेती रहती है, तो उसे तो कुछ फॉर्मेलिटीज ही नहीं करनी पड़ती, एक ही बार करनी पड़ती है बस। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल सोर्स। ये एक फ्लेक्सिबल सोर्स है, कम पैसों का भी दे देगा, ज्यादा का भी दे देगा, पैसों की कमी थोड़ी ना बैंक के पास। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। पहली लिमिटेशंस आती है शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। डिबेंचर का पीरियड पता है 30 साल तक रहता है, 30 ईयर। आपके सिलेबस में नहीं है, 30 ईयर का रहता है, लेकिन लोन में 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद रीपे करना पड़ेगा। इसे 30 साल में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर देता है, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ज्यादा दिखने पड़ेगा। कंडीशनल, बैंक ना लोन के ऊपर कंडीशनल लगा देता है, भाई तुम इसे बिल्डिंग खरीदने में ही लगाओगे या फिर तुम इसे बिल्डिंग के अलावा हर चीज में लगा सकते हो, तो कंडीशन डाल सकता है। चार्ज, अब बैंक क्या करता है ना, बैंक एक एसेट ले लेता है हमसे कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं इस एसेट को बेच मारूंगा, मतलब हमें चार्ज क्रिएट करवाना पड़ता है अपनी एसेट के ऊपर। अब हम देखते हैं अपना लास्ट सोर्स जो कि है 10th सोर्स, जो कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसको सेटअप करती है गवर्नमेंट। अब देखो भाई, हर कोई कहीं ना कहीं से पैसा उठा लेगा, पर कोई अगर कहीं से भी पैसा नहीं उठा पाया ना, तो उसके बाद उसके लिए देवता बन के आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई पैसा नहीं दे रहा हम तुमको पैसा देंगे, बेचारे गरीब इधर आ जाओ। इसकी मेरिट देखते हैं लॉन्ग टर्म, बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए पैसे दे देती है। एडवाइस, गवर्नमेंट पैसे के साथ एडवाइस भी दे सकती है। सपोज गवर्नमेंट ने अच्छी एडवाइस दे दी, कंपनी चल गई। इंक्रीज गुडविल, अब किसी की सरकारी नौकरी है उसे भाई अच्छा माना जाता है ना, अब सबकी अपनी बात हो सकती है, पर जनरली उसे अच्छा माना जाता है। गवर्नमेंट किसी को पैसा दे रही है, गवर्नमेंट भरोसे के आदमी कोई पैसा देगी, उसकी गुडविल अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट रीपे, आप गवर्नमेंट को पैसा इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, 100 करोड़ है 10-10 करके कर दो, एक करके कर दो। इसके बाद क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया बहुत भारी भरकम हो जाता है। कभी कभी बोल देते हैं भाई तुम्हें इतनी रेस्ट्रिक्शन चाहिए, या तुम कंपनी इस तरीके से बननी चाहिए, या इस तरीके की कंपनी होनी चाहिए जिसको हम पैसा देंगे। उसके बाद न्यू कंपनी की तो वॉट लगा रखी है भाई, इसे नहीं देता कोई भी पैसा, ये अपना प्रॉफिट ही कमाएगी बेचारी। न्यू कंपनी को तो कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट देवता बन के आई, वो भी कह रही है कि न्यू कंपनी को हम पैसा नहीं देंगे। अब इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक हमारे पास बचे। पहला है इंटरनेशनल फाइनेंस। अगर हम इंडिया के बाहर से पैसा उठाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस। इंडिया के बाहर जैसे कमर्शियल बैंक जो कि बाहर के बैंक है, उनसे एजेंसीज, डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई हुई है, यूएन ने एजेंसीज बनाई हुई है कि अगर किसी को पैसा चाहिए तो दे दो, वो डेवलपमेंट कर लेगी अपनी कंट्री में। कैपिटल मार्केट यानी कि बाहर की कंपनी के शेयर वगैरह, वहां से भी हम पैसा उठा सकते हैं। अब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फाइनेंस का सोर्स लेना है। हमने 10 सोर्स पढ़ लिए, 11 ये पढ़ लिया इंटरनेशनल फाइनेंस, लेकिन हमें लेना कौन सा है, हम कौन सा ले, उसको वो करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड। जैसे कॉस्ट, हमें रिटर्न में कितना देना है, अगर हमें रिटर्न बिल्कुल भी नहीं देना, कम देना है, ज्यादा देना है, उस हिसाब से हम चुन सकते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से हम चुन सकते हैं। लीगल होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन मुझ पे ना डाले कि भाई मेरे को वो वाला फंड जिस हिसाब से यूज करना है मैं करूं। उसके बाद रिस्क ज्यादा हो कम हो, रीपे, मुझे उसे रीपे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कितने टाइम में करना चाहिए, कम टाइम में, ज्यादा टाइम में। उसके बाद टैक्स, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स तो नहीं लगा रही, या फिर कम टैक्स तो नहीं लगा रही, या फिर टैक्स ले भी रही है या नहीं ले रही, वगैरह वगैरह।